हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। आज हम एक नए विषय के साथ हैं, रेशम कीट पालन। हम देखेंगे कि रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है, रेशम कीट पालन कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है और रेशम कीट पालन की खोज कहाँ पर हुई है और रेशम कीट पालन का व्यावसायिक स्तर पर सर्वाधिक किस देश में पालन किया जाता है या उत्पादन होता है। दूसरा, रेशम जो होता है वो प्राकृतिक रेशा है जिसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन देश करता है और इसकी खोज भी कहाँ पर हुई थी? चीन देश में हुई थी। ये कीट से प्राप्त किया जाता है और शहतूत के पौधे पर पाला जाता है और इसके छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं, जो मादा अंडे देती है, उसके लार्वा को क्या किया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। शहतूत की पत्तियाँ उसको खिलाई जाती हैं, किसी ट्रे में रख करके उसको खिलाई जाती हैं और पत्तियों क्या करते हैं? बदला करते हैं और सफाई किया करते हैं और ये खाते रहते हैं। जब लार्वा बन जाते हैं तो उन लार्वा को क्या किया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। ये वयस्क न होने पाए, यानी कीट बनने से पहले इनको एकत्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशम कीट पालन बताया गया। रेशम कीट पालन क्या है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है या रेशम कीट पालन कहा जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह एक प्राकृतिक रेशा, कैसा रेशा है? यह एक प्राकृतिक रेशा है या रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है। और प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे उनके वस्त्र किसके बने होते थे? रेशम कीट के पालन यानी कि रेशम से बने होते थे। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के बनाए जाते थे। ये क्या होता है? ये बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, सुंदर यानी कि चमकदार भी होता है, हल्के होते हैं। और इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन देश में हुआ था। चीन यानी कि वर्तमान समय में भी चीन विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। भारत का विश्व में लगभग 13% रेशम उत्पादन किया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 13% उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रेशम प्राप्त करने को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत के प्रमुख सेरीकल्चर यानी कि कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है, तो इसका सेरीकल्चर केंद्र का प्रमुख कहाँ पर है? कर्नाटक है और मैसूर तथा बेंगलुरु में है। और अन्य प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर तथा असम तथा उत्तराखंड के कुछ भाग यानी कि नैनीताल तथा हल्द्वानी में रेशम कीट पालन में अग्रणी है। फिर इसके बाद देखते जातियां, यानी कि रेशम कीट पालन जो है रेशम के साथ साथ अन्य भी जातियां होती, जिसे कहते हैं टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे क्या है? कौन कौन से पौधे इनके प्रयोग किए जाते हैं? ओक है, आरंडी है, शहतूत आदि पर पाले जाते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार की जातियां विभिन्न प्रकार के पौधों पर पाले जाते हैं जो पत्तियां खाती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कीट पालन, यानी कीट पालन में क्या है कि जो नर और मादा होते हैं उनके संयुग्मन से क्या होता है? मादा कीट के आकार की बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। क्या करती है? सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों क्या करते हैं? एकत्र किया जाता है। इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में रखता है। उचित ताप और नमी में रखने का मतलब है कि इनके लिए जो एटमॉस्फेयर होता है उस पर रखा जाएगा। उससे कम ज़्यादा हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। फिर इसके बाद आता है कि इन अंडों से लार्वा का विकास होता है। बताया गया था लार्वा होता है। लार्वा क्या करेगा? पत्तियों को खाएगा और उसमें क्या करता है? अपने शरीर के ऊपर वो धागे की तरह लपेट लेता है। उसको बाद में क्या करेंगे अभी देखेंगे। इन अंडों में से लार्वा का विकास होता है और इसके बाद बांस की बनी ट्रे, यानी कि जो बांस की बनी ट्रे होती है उसमें शहतूत की पत्तियां रख दिया जाता है। उन शहतूत की पत्तियों को रखने के बाद ये क्या करेगा? बिछा दिया जाता है। अनेक लार्वा इसमें डाल दिए जाते हैं। ये लार्वा क्या करते हैं? इन पत्तियों को धीरे धीरे खाते रहते हैं। जब ये खाते रहते हैं तो इनका विकास होगा, वृद्धि करेंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बांस की बनी ट्रे में शहतूत की पत्तियों को बिछाकर अनेक लार्वा रख दिए जाते हैं। इन लार्वा को रखने के बाद फिर क्या करते हैं कि ये लार्वा इन पत्तियों को क्या करता है? दिन रात खाते रहते हैं। जब खाते रहते हैं तो क्या होगी? इनका वृद्धि होगी, विकास हो जाएगा। ये पत्तियों को खाकर क्या होते हैं? आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं तथा मोटे हो जाते हैं। जब बड़े और मोटे हो जाते हैं तो इसके बाद ये क्या करते हैं कि बीच बीच में ट्रे की सफाई करते रहते हैं।
गठरी की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी होंगी तो उसमें रोग फैल जाएंगे। इन पत्तियों को सफाई करते हैं और नई पत्तियों क्या करते हैं, रखते रहते हैं। फिर इसके बाद करते हैं कि ये 25 से 20 दिन में, यानी कि 20 से 25 लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देना, यानी कि 25 से 30 दिन में क्या करते हैं, लार्वा वृद्धि कर जाते हैं और पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। जब ये पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं तो इसके बाद क्या किया जाता है, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे बाहर आने लगते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे कच्छों से बाहर आने लगते हैं। जब कच्छों से बाहर आने लगते हैं तो इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाता है कि ट्रे में क्या करते हैं कि फिर बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दिया जाता है। छोटी रैक या टहनियाँ रखने का मतलब है कि जो छोटी टहनियाँ और रैक रख दिया जाता है तो उससे निकल करके क्या होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, यानी कि उसमें जुड़ जाते हैं। इस कोकून के जुड़ जाने के बाद क्या होता है, फिर उन कोकून को क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या तैयारी करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। हम आप जानते हैं जब रेशम कीट पाला जाता है तो उसके बाद कोकून तैयार होता है। कोकून से रेशम कीट से कैसे रेशम निकाला जाता है, तो जो कोकून होते हैं उनको एकत्र कर लिया जाता है। ये 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, जो कोकून होता है बन जाने के बाद उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, प्यूपा से बेस कीट बनने से पूर्व, यानी कि अगर बेस कीट बन जाएगा तो इनकी गुणवत्ता खराब हो जाए, क्योंकि ये काट करके जो है बाहर निकलते हैं। तो इस कारण से इनको क्या, बेस्ट होने से पहले ही इनको एकत्र कर लिया जाता है। और इन कोकून को एकत्र करने के बाद क्या करते हैं, उबलते हुए पानी जिसका टेम्परेचर लगभग 95 सेल्सियस से 97 सेल्सियस तक होता है, 10 से 15 मिनट के लिए उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, जो इसका लसलसा पदार्थ होता है, कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच में चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसके घुलने के बाद क्या होता है, अब रेशे को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी कि पृथक कर लेते हैं। इसे पृथक करने के बाद इससे प्राप्त रेशे अधिक लंबे तथा उच्च कोट के होते हैं। लंबे तथा उच्च कोट का मतलब क्या है कि जब प्यूपा बने, प्यूपा से वयस्क बनने से पहले उसको हम एकत्र कर लेते हैं और खौलते हुए पानी 95 से 97 सेल्सियस पर डाल देते हैं, तो इसका चिपचिपा पदार्थ खत्म हो जाता है। उससे क्या करते हैं, रेशे को अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इसके बाद प्राप्त रेशे अधिक लंबे तथा उच्च कोट के होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि रेशम के जो कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून की आवश्यकता होती है। कितने, 4 से 8 कोकून की आवश्यकता होती है, जो रेशों को एक साथ मिला करके रेशम का धागा बनाया जाता, तैयार किया जाता है। और रेशम का धागा जो रीलिंग बनाई जाती है वो मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। और जो ये रेशम प्राप्त किया जाता है इसको विभिन्न कलर में रंगाई किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सातूत का जीवन चक्र, यानी कि रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है, हम आप जानते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। दोनों में क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन के बाद क्या करते हैं, मादा जो है अंडे देती है। अंडे देने के बाद क्या होता है, उसमें अंडे पत्तियों के निचले सतह पे देती। कहाँ पर देती है, निचले सतह में देती हैं। निचले सतह में जो अंडे दिए जाते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, लार्वा बनते हैं, जो पत्तियों को क्या करता है, खाता रहता है। इन पत्तियों को खाने के बाद क्या होता है, बताया गया 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। जब लार्वा बन जाता है तो फिर क्या बनता है, कोकून बनता है, कोया बनता है। फिर कोया बनने के बाद क्या हो जाता है, वयस्क बन जाते हैं। लेकिन कोकून को ही हमें एकत्र करना, क्योंकि वयस्क बनने से पहले क्या होता है, अगर ये वयस्क बन जाएंगे क्या हो जाएगा, इनका धागा क्या हो जाएगा, काट करके बाहर निकलेंगे तो इनका धागा की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस प्रकार से वयस्क कीट बन जाते हैं और फिर अंडे देते रहते हैं। इस प्रकार से इनका साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को चलाने के लिए क्या होता है, 10 से 15% जो कोकून होता है, कोया होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी कोकून को क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं, जिससे इसका जीवन चक्र चलता रहे और आगे के लिए बच्चे और अंडे प्राप्त होते रहे। फिर इसके बाद आता है कि जो सातूत का कीट होता है वो लार्वा के अंग्रेजी अक्षर की तरह इसका संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गत करता है। क्या करता है, आगे से पीछे की ओर गत करता है और अपने चारों ओर लसदार पदार्थ, जिसे लसदार पदार्थ मतलब होता है रेशम, जो रेशा होता है उसे लसदार पदार्थ होता है, अपने ऊपर लपेट लेता है। अपने ऊपर लपेट लेता है और हवा के साथ साथ संपर्क में आने पर क्या होता है, वो सूख जाता है।
जब ये तैयार हो जाता है तभी हम क्या करते हैं, गर्म पानी में खोलते हुए डाल देते हैं, फिर रेशम को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम ये देखें कि रेशम पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट कैसे प्राप्त किया जाता है और उनके बच्चे कैसे प्राप्त होते हैं। साथ साथ क्या है, कैटरपिलर क्या है, कैटरपिलर से क्या है, कोकून प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है कि रीलिंग कैसे किया जाता है, इसकी रंगाई कैसे किया जाता है, और कोकून के चारों ओर लिपटी रेशम कीट जो होता है कि रेशम कीट के एक कोकून से 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक का लंबा रेशा प्राप्त होता है। और 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए कम से कम 5500 यानी कि 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। और दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता का महत्व क्या है, हम आप जानते हैं कि चाहे ऊन हो चाहे रेशम हो, ऊन से सर्दी के लिए क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं जो हमें ठंड से बचाते हैं। और रेशमी कपड़े से विविध प्रकार के साड़ियाँ या अन्य प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है सोरटस रोग। ये सोरटस रोग क्या होता है, ये जो भेड़ पालन किया जाता है उसके बाद उनका ऊन निकाला जाता है, ऊन निकालने के बाद जो इसकी छटाई किया जाता है, हम आप जानते हैं जानवरों से एक एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो फैक्ट्रियों में या कारीगर काम करते हैं उनको इस प्रकार का रोग हो जाता है और ये धीरे धीरे संक्रमित रोग हो जाता है, जो कुछ समय बाद क्या होता है, घातक रुधिर रोग हो जाता है, जिसे सोरटस रोग के नाम से जानते हैं। ये एक व्यवसायिक संकट है जो कारीगर को तथा व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए सबसे संकट भरा होता है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगले